नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज की जो क्लास है इसमें अपन बात करेंगे साबुन और अपमार्जक की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? साबुन और अपमार्जक की। अपमार्जक यानी कि सॉप और डिटर्जेंट। दोस्तों एक बात ध्यान देना, साबुन और अपमार्जक ऐसा टॉपिक है जो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो चाहे और कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न इसी टॉपिक पर बनते हैं, साबुन और अपमार्जक पर। दोस्तों ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने आज की क्लास पूरी ले ली तो आज के बाद किसी प्रकार से आपको साबुन और अपमार्जक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। कैसे? ये आपको क्लास पूरी देखने के बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे और दोबारा से साबुन और अपमार्जक क्यों नहीं पढ़ना है। हर एक चीज़ को बताऊंगा, तह तक बताऊंगा और इतनी जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको क्लास के अंदर ही याद करवा के जाऊंगा। आपको बाहर से घर जाकर के भी इसको नहीं पढ़ना है। मैं कह रहा हूं दोस्तों, घर जाके भी नहीं पढ़ना है। यहाँ का टॉपिक है, यहीं पर ख़त्म होगा। दोस्तों साबुन और अपमार्जक की बात करते हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों किसकी? साबुन की। किसकी बात करूँगा मैं दोस्तों? जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? सोप कहते हैं। अब साबुन होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन तो मालूम होनी चाहिए कम से कम कि साबुन और अपमार्जक क्या है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी दोस्तों? साबुन की। अब ये साबुन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। और अरे यार टेढ़ा बन गया क्या ये? देखो मैं कुछ बता रहा था जो बता नहीं पाया तुम्हारे को। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं किसकी अपन सबसे पहले? साबुन की। मुझे टेढ़ा लग रहा है, टेढ़ा ही है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सोप कहते हैं। दोस्तों साबुन या सोप क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले। इसकी 2 डेफिनेशन है आपके पास। कितने डेफिनेशन है दोस्तों? सही है, 2 डेफिनेशन है। अगर मैं डेफिनेशन नंबर 1 की बात करता हूं तो डेफिनेशन नंबर 1 ये कहती है इसकी कि साबुन जो होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, एसिड्स के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। समझ में आ गया? बोले सर हमको तो नहीं आया समझ में। कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं आया तो आएगा। आपको केवल इतनी सी, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि रटो आप इसको, आप केवल ध्यान रखो कि साबुन क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। कोई आपसे पूछे आप कौन हो? बोले एक लंबा सा इंसान है जो मेरे पिताजी है, उनका मैं छोटा पुत्र हूँ। ठीक है, तो साबुन क्या है? एक लंबी सी कार्बन की श्रृंखला है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की है और इसके अंदर सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। मैं कहता हूँ आपको तो अभी तक ये भी नहीं पता कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। ठीक है, चलता हूँ, हर चीज़ को समझा के जाऊँगा। गारंटी ली है कि क्लास में ही टॉपिक ख़त्म करेंगे। पहले इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन नंबर 2 ये है, साबुन जो होते हैं फैटी एसिड के, किसके दोस्तों? मैंने क्या बोला? फैटी अम्लों के या फिर वसीय अम्लों के, फैटी एसिड्स के क्या? सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। आपने एक बात कॉमन देखी होगी कि इसके अंदर दोस्तों 2 चीज़ें आई आपके पास, एक तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक फैटी एसिड। बाकी पूरी चीज़ें कॉमन है कि सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं साबुन। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्ल होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या चीज़ है दोस्तों। दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। मैंने आपको कहा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, मैंने कार्बन चैप्टर के अंदर पढ़ा रखा है इसको। दोस्तों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 प्रकार के वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। फिर एलिफेटिक को अपन और फर्दर डिवाइड करते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन।
उसके अंदर हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले जो कुछ समूह पाए जाते हैं और उन समूह के कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, कहीं पे COOH आ जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कहीं पर आपके पास CHO आ जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्डिहाइड। कहीं पर आपके पास OH आ जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्कोहल या फिर हाइड्रोक्सी या फिर हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं। कहीं पर आपके पास मान लो ऐसे करके C+O और ऐसे लंबी श्रृंखला आ जाए, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों बताओ? कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कीटोन बोलते हैं। जनरली आपके पास यही फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा पूछे जाते हैं, होने को तो और भी होते हैं। बॉन्ड SH जो थायो होता है वो अपने पास चीज़ की काम की नहीं है, वो कंपटीशन लेवल की नहीं है, वो नीट और IIT लेवल की, JEE लेवल की आ जाती है। तो अपन बात करते हैं इनके बारे में। अब मैंने कहा क्या कि साबुन क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। मैंने कहा दोस्तों, आप कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके माइंड में जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आए तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि बॉन्ड COOH कहीं पर आता है तो उसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब लंबी श्रृंखला, ये जो बॉन्ड है दोस्तों, यहाँ पे R होता है। R क्या होता है? कार्बन की लंबी चेन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन क्या होती है? घड़ी बंद कैसे हो गई यार? ठीक है, लंबी चेन कार्बन की कौन है? R। अब आपने कहा सर ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, ये एल्केन हुआ, सोडियम और पोटेशियम लवण की बात कहाँ करी आपने? तो मैंने साबुन की बात कहाँ करी दोस्तों? मैं तो केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल बता रहा हूँ आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है, उसके साथ में R जुड़ गया, यानी कार्बन की लंबी सी चेन है। अब बात करते हैं असल टॉपिक पर। अच्छा, लवण क्या होते हैं? एक बार छोटी सी बात और भी समझा देता हूँ। एक्चुअल में लवण क्या होते हैं दोस्तों? लवण जो होते हैं ना, दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। एक्चुअल में लवण जो है, अम्ल, आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने जिसको बोलते हैं अपन कौन सी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं दोस्तों? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। और ये सॉल्ट जो होते हैं इन्हीं को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। इन्हीं को हिंदी में अपन क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात समझ में आ गई कि लवण होते क्या? लवण के दो हिस्से होते हैं, एक तो पॉजिटिव पार्ट होता है और एक होता है नेगेटिव पार्ट। ठीक है, इसको एनाइन बोलते हैं, इसको अपन कैटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो लवण क्या होते हैं? अब साबुन की बात करें तो साबुन की डेफिनेशन मैंने ये कही थी कि साबुन जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले। मैंने क्या कहा था? देखो अभी भी आपको बताया ना मैंने कि यहाँ पे जो ये R है ये क्या है? लंबी चेन है कार्बन की। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब अपन साबुन की बात करें, साबुन क्या है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण या फिर लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम लवण। ठीक है, यानी कि जो H है उसकी जगह अगर Na आ गया तो ये सोडियम लवण हो गया, अगर K आ गया तो ये पोटेशियम लवण हो गया। ये साबुन का बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों यही है। साबुन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है। साबुन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है। कौन सा वाला? RCOONA या फिर RCOOK। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। एक मिनट, एक बॉक्स बना देता हूँ, थोड़ी सी आपको दो बातें समझ में आ जाएगी उससे। दो बातें क्या दोस्तों? ये बना दो। या तो आपके पास कौन आ रहा है? अरे यार, या तो आपके पास आ रहा है R लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण या फिर लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम लवण। यही होता है अपने पास कौन दोस्तों? साबुन या फिर सॉप।
तो मैं कह सकता हूँ कि सॉल्ट को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो होते हैं सोडियम लवण और एक होते हैं पोटेशियम लवण। अब जो सोडियम लवण होते हैं दोस्तों, इसको अपन क्या कहते हैं, अब ये R कितनी श्रृंखला हो सकती है, कितने टाइप की हो सकती है, सब बात करेंगे वन बाय वन। दोस्तों अगर सोडियम लवण है, आपसे दो प्रकार के साबुन होते हैं आपके पास, एक नहाने का साबुन होता है, एक कपड़े धोने का साबुन होता है। अगर सोडियम लवण है साबुन में तो वो होता है कठोर, या फिर मैं कहूँ क्या, हार्ड सोप, जिसको अपन क्या कहते हैं, कठोर साबुन। और इसको अपन क्या बोलते हैं, कपड़े धोने का साबुन। इसको अपन प्रयोग कहाँ करते हैं, कपड़े धोने में, यानी कि क्लॉथ्स वॉशिंग में। अब दोस्तों वॉशिंग के नाम से एक बात और दिमाग में आ रही है कि क्या बर्तन धोने का साबुन भी यही होता है, क्या शैम्पू भी यही होता है, क्या सर्फ एक्सेल भी यही होता है? नहीं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। क्या पियर्स जो आर पार दिखाई देता है जिसको अपन ट्रांसपेरेंट बोलते हैं वो भी यही होता है? नहीं, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। हर एक फ़र्क की बात करेंगे अपन धीरे धीरे। तो अगर कपड़े धोने का साबुन या फिर हार्ड सोप किसको बोलते हैं, कि अगर साबुन के अंदर लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण है तो वो कौन सा साबुन है दोस्तों, वो हार्ड सोप यानी कि कठोर साबुन है। अगर वह पोटेशियम लवण है तो वह कौन सा साबुन है दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन क्या, सॉफ्ट सोप या फिर मृदु साबुन, या फिर नहाने का साबुन, नहाने का साबुन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, नहाने के साबुन में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है, या कौन सी धातु के आयन पाए जाते हैं, या कौन सी धातु के लवण पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम। तो अगर नहाने का साबुन पूछे तो पोटेशियम, अगर कपड़े धोने का पूछे तो सोडियम। दो बातें क्लियर हो गई आपको कि साबुन के जो दो पार्ट है, अगर सोडियम लवण है तो कपड़े धोने का साबुन है, हार्ड सोप बोलते हैं। अगर पोटेशियम लवण है तो नहाने का साबुन है, यानी कि सॉफ्ट साबुन है। अब दोस्तों एक चीज़ और दिमाग में आ रही है मेरे को कि सर आपने ये कहा कि लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, तो लंबी श्रृंखला वाले दोस्तों, सर ये आर का मतलब क्या है? आर का मतलब सर आपने कहा था लंबी श्रृंखला, तो कितनी लंबी श्रृंखला हो सकती है इसके अंदर, कितनी लंबी श्रृंखला हो सकती है दोस्तों? ये जो आर है दोस्तों, ये हो सकते हैं 12 से लेकर 17 तक की श्रृंखला। आर जो हो सकते हैं दोस्तों वो 12 से लेकर के 17 तक की श्रृंखला हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं फैटी एसिड, वसीय अम्लों की या कार्बोक्सिलिक अम्लों की। तो साबुन के अंदर ये आर का जो वैल्यू है, जो साबुन के अंदर जो आर का मान है दोस्तों, वो 12 से लेकर 17 तक जनरली 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का? जनरली ये 3 प्रकार का होता है आर का मान। एक होता है ऑलिक एसिड, ये मैं आर जो है ये 3 प्रकार से डिवाइड कर सकता हूं, 1 2 3। एक होता है दोस्तों ऑलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड। एक होता है आपके पास कौन सा? स्टेरिक एसिड। जो ऑलिक एसिड होता है दोस्तों, उसमें फॉर्मूला होता है, यह कार्बन की श्रृंखला होती है 17 और फॉर्मूला है C17H35COOH। जो स्टेरिक एसिड होता है उसके अंदर होता है दोस्तों C17H33COOH। एक होता है पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड ये फैटी एसिड है दोस्तों। ये होते हैं C17 नहीं होते, C15 होते हैं इसके अंदर। कितने होते हैं पाल्मेटिक एसिड के अंदर? C15 है ना, C15H31COOH, ठीक है। तो आपको मैं ये कहूँ कि साबुन के अंदर कौन कौन से फैटी, निम्न में से साबुन के अंदर कौन सा फैटी अम्ल नहीं पाया जाता है? तो पाए जाने वाले कौन कौन से हैं? ऑलिक अम्ल, पाल्मेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल। तीनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, जनरली नहीं पूछता ये फॉर्मूला, लेकिन जब हम पढ़ ही रहे हैं तो
याद करने में क्या बुरा है, 3 चीज़ें याद करनी है। ऑलिक एसिड C17H35COOH, फिर आता है दूसरा कौन सा, स्टेरिक अम्ल C17H33 होते हैं इसके अंदर, और COOH तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ही। पाल्मेटिक एसिड के अंदर C17 नहीं होता, C15 होता है, और H ना 35 होता है ना 33 होता है, H31 होता है। तो साबुन के अंदर 3 प्रकार के जो फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख लो इसको, यहाँ पे फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल। ये 3 प्रकार के होते हैं, नाम याद रखना है, ऑलिक, स्टेरिक और पाल्मेटिक। ऑलिक के अंदर C17H35 COOH सब में कॉमन है। स्टेरिक के अंदर C17H33 होता है, और ये जो पाल्मेटिक होता है उसमें C17 नहीं होता, C15 होता है और H31 होता है। तो ये 3 बातें आपको और ध्यान रख लेनी है। अब बात करते हैं साबुन की रिएक्शंस की। साबुन की इनमें से दोस्तों कोई भी ले लेंगे, मैंने कहा इसके साथ अपन क्या मिलाएंगे। अच्छा, जब साबुन बनाते हैं, साबुन जब अपन क्या करते हैं, बनाते हैं, तो 3 प्रकार की रिएक्शन पॉसिबल है। कैसे? अगर इसके अंदर मैं Na मिला दूं या फिर मैं K मिला दूं तो क्या मिलेगा, C17H35COONA, या फिर अगर इसकी जगह K है तो C17H35COOK, और साथ में आपको जल के अणु मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम रिएक्शन यहाँ हो जाएगी, सेम रिएक्शन यहाँ हो जाएगी। ये साबुन बनाने की रिएक्शन है। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, साबुनीकरण। ठीक है, या द प्रोसेस टू मेक सोप इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको अपन सैपोनिफिकेशन या फिर साबुनीकरण कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं साबुन जो होता है दोस्तों, वो कठोर जल के अंदर कभी भी झाग नहीं देता है। कठोर जल क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। अभी हार्ड वाटर की बात मैं नहीं करूंगा डिटेल से, क्योंकि एक पूरा टॉपिक है। क्योंकि हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर जो अपन काम में लेते हैं, हार्ड वाटर जिसमें झाग नहीं होता है, जो खारा पानी होता है, जो कठोर जल बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, कठोर जल कहते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं जनरली, खारा पानी। ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है, पानी से ऐसे आएगा ना, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। यानी कि परमानेंट को क्या बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं, तो इसकी बात अपन अलग से करेंगे वीडियो के अंदर। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम या इनके लवण होते हैं, या इनके क्या होते हैं, वैसे लवण ही होते हैं, या तो क्या होता है, तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मौजूद होते हैं। कठोर जल के साथ साबुन कभी भी झाग नहीं देता है। तो आप क्या कहोगे दोस्तों, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। प्रश्न पूछेगा आपसे क्यों नहीं देता, प्रश्न पूछेगा क्यों। ठीक है, तो एक काम की चीज़ मैं आपको बता दूं कि साबुन जो है वो कठोर जल के साथ, प्रश्न क्या है दोस्तों, साबुन जो है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं देता क्यों। ये एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछ लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर बहुत सिंपल सा है। आंसर बहुत सिंपल सा है कि जो RCOONA होते हैं, जो क्या होते हैं दोस्तों, RCOONA या फिर RCOOK, यही तो साबुन है। अगर
ये पानी के अंदर मिलेंगे, मैं अलग से पढ़ा दूँ इसको, है ना, कि RCOONA या फिर RCOOK, इसको जब आप पानी में मिलाओगे, HOH के अंदर मिलाओगे, तो क्या हो जाएगा, RCOO माइनस तो अलग हो जाएगा, प्लस में NaOH अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको भी जब पानी के अंदर मिलाओगे, HOH पानी है, RCOO तो अलग टूट जाएगा, प्लस KOH अलग हो जाएगा। अब आपको ये पता है, ये अपन कौन सा पानी है, ये है साधारण जल, यानी कि सॉफ्ट वाटर, इसमें हार्ड वाटर नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साबुन को जब आप पानी में घोलते हो तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक धनायन और एक ऋण आयन, RCOO माइनस और NaOH। फिर फर्दर NaOH भी टूटता है किसके अंदर, Na प्लस के अंदर, ये K प्लस के अंदर, OH माइनस के अंदर, ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अगर कठोर जल के अंदर कौन है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण मौजूद हैं, तो ये RCOO जो है ना, ये किसके साथ क्रिया कर लेता है, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम से क्रिया करके अलग प्रकार के जल में अघुलनशील लवण बनाता है और वो झाग नहीं देता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि पानी जल के साथ, कठोर जल के साथ या खारे पानी के साथ झाग क्यों नहीं देता, तो आप क्या कहोगे कि कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम से साबुन के लवण क्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे झाग नहीं बन पाता। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि साबुन जो है कठोर जल के साथ क्रिया क्यों नहीं करता या झाग क्यों नहीं देता है। इसलिए वहाँ अपन शैम्पू या फिर डिटर्जेंट काम में लेते हैं, उसकी बात भी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। ठीक है, इतनी बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई। साबुन क्या होते हैं, ठीक है, कठोर जल क्या होता है, अभी इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण मौजूद होते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण होती है, और साबुन कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देता, ये बातें समझ में आ गई। पानी पी के आता हूँ, फिर सेकंड पार्ट के अंदर अपन बात करेंगे कि साबुन जो है जब उसको पानी में घोलते हैं तो क्या होता है। वैसे आपको पता है क्या होता है, बता दिया। अब ये तो पानी के अंदर घोल दिया अपन ने, पानी के अंदर शुद्ध जल है, उसमें मेल तो है नहीं। अब कपड़ों के ऊपर अगर डस्ट जमी हुई है, तेलीय कोई भाग जमा हुआ है, कोई घी लगा हुआ है, कोई तेल लगा हुआ है, तो फिर वहाँ पर वो साबुन उसके ऊपर कैसे एक्शन करेगा, उसको सफाई कैसे करेगा। ठीक है, बस मिलता हूँ 2 मिनट में, पानी पी के आता हूँ, वीडियो पॉज करके जाऊँगा। थैंक यू। दोस्तों अब बात करते हैं आगे अपन कि जो साबुन होता है जब उसको पानी में घोलते हैं तो आपको पता है कि वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो COO माइनस वाले पार्ट में और Na प्लस वाले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया। साबुन की कौन सी प्रक्रिया दोस्तों, सफाई प्रक्रिया। बहुत दिनों बाद बोर्ड पे लिख रहा हूँ दोस्तों, हैंड राइटिंग में समस्या है, लाइनें मेरी सीधी नहीं जा रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, इस चक्कर से मैं बीच में वीडियोस नहीं बना पाया था। कंटिन्यू करते हैं कि साबुन सफाई कैसे करता है। दोस्तों जब साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन जो है वो जल में क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किस पार्ट में, RCOO मैं Na बोलता हूँ। ठीक है, कपड़े धोने के साबुन की बात करते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, किसके अंदर, इसको अपन किस में डालेंगे, जल के अंदर। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन सा दोस्तों, एक तो होता है RCOO माइनस और एक होता है Na प्लस। ठीक है, जो RCOO माइनस है इसको अपन बोलते हैं क्या, एल्किल समूह है। क्या बोलते हैं, ये होता है अपना, इसको बोलते हैं अपन एल्किल समूह है, या फिर पोलर पार्ट, या फिर नॉन पोलर होगा ना, ये पोलर सॉरी होगा, सॉरी पोलर है ना, पोलर यानी कि ध्रुवीय हिस्सा। और इसको अपन और क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको दोस्तों,
इस हिंदी में इसको बोलते हैं जल विरागी, जल विरागी। तो जो आर वाला हिस्सा होता है इसके कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। एल्किल समूह है, पोलर यानी कि ध्रुवीय समूह है, हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी। हाइड्रोफोबिया एक बीमारी होती है जो कुत्ते के काटने से होती है, और कुत्ता जब काट लेता है हाइड्रोफोबिक के अंदर, तो दोस्तों ऐसे लोगों को फिर पानी से डर लगता है, जल से डर लगता है। तो जो जल से दूर जाए उसको बोलते हैं फोबिया। फोबिया डर होता है, अरे फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। और हाइड्रो का मतलब जल वाला हिस्सा। तो जो जल वाले हिस्से से दूर रहे वो होता है कौन सा? आर वाला एल्किल समूह है। और Na जो है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? धनायन हिस्सा, या फिर क्या बोलते हैं इसको अपन? नॉन पोलर, या फिर क्या बोलते हैं इसको अपन दोस्तों? हाइड्रोफिलिक, या फिर क्या बोलते हैं? जल रागी। क्या बोलते हैं? जल रागी। तो साबुन को जैसे ही आपने जल में घोला उसके दो हिस्से हो गए, एक नेगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट को अपन ने पोलर, ध्रुवीय, जल विरागी, हाइड्रोफोबिक ये सब नाम दिए। और जो धनायन पार्ट है सोडियम वाला उसको अपन अध्रुवीय, नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक, जल विरागी या फिर जल में घुलनशील। ये हिस्सा जो होता है दोस्तों ये होता है क्या? ये होता है दोस्तों ऑयल। क्या होता है ये होता है ऑयल या फिर डस्ट, या फिर और तो क्या बोल सकते हैं? ऑयल डस्ट ही बोल सकते हैं। या इनको क्या करता है? ये इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। ये ना ऑयल, डस्ट या फिर जो भी ऑयली पार्ट है, जो भी गंदगी है उसको अपनी ओर कौन खींचता है? जल विरागी सीरा। और जलरागी सीरा क्या होता है? ये जल में विलय होता है। ये क्या होता है? जल में विलय होता है। तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि साबुन के दो पार्ट हो गए, एक जल रागी सीरा जो जल में विलय होता है, दूसरा जल विरागी सीरा जो जल में विलय नहीं होता है। ठीक है, जल रागी सीरा धनायन, जल विरागी सीरा ऋणायन पार्ट होता है। ठीक है, इसको एक और बोलते हैं, इसको पूंछ वाला हिस्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंछ वाला हिस्सा, या फिर पूंछ को आप क्या बोलते हो? टेल, TAIL है ना, TAIL। एक होता है सिर वाला हिस्सा जिसको अपन क्या बोलते हैं? हेड। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक और नाम मिलेगा आपको, मिशेल या फिर मिशेल। मिशेल क्या होता है दोस्तों? कपड़े धोने के जो साबुन होता है, धोने के साबुन को जब जल में घोलते हैं तो उसके जो झाग होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन मिशेल कहते हैं। ठीक है, और कैसे होता है दोस्तों? सफाई कैसे करता है? मान लो ये वाला हिस्सा आपका कौन है? ऑयल है या फिर डर्ट है, यानी कि कोई गंदगी है, और पानी के अंदर अपन ने साबुन को घोल दिया, तो इस ऑयल के पास साबुन का कौन सा हिस्सा आएगा? थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि साबुन के दो हिस्से होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जल से दूर जाता है लेकिन गंदगी को अपने पास अट्रैक्ट करता है। तो यानी कि जो COO- वाला हिस्सा है ना, वो कहाँ जाएगा बताओ? वो जाएगा दोस्तों कहाँ पे? दोस्तों वाटर ब्रेक के बाद अब बात करेंगे अपन कि साबुन जो है वो जल के अंदर घुल करके सफाई कैसे करता है, गंदगी या मैल को अपने कपड़ों से कैसे हटाता है। ध्यान देना दोस्तों, आपने ये बात पढ़ी होगी कि RCOO- और Na+ जो तो बाद में NaOH बना देगा, ये साबुन को जल में घोलते हैं तब बनता है। ठीक है, साबुन को जब जल में घोलते हैं तब ये बनता है RCOO- और NaOH वो अलग हो जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर भी दो पार्ट हैं। जब इसको पानी में घोला तो आपके पास ये जो RCOO है ना, ये जो RCOO है, इसके दो हिस्से हो गए। अगर ये माइनस है तो ये प्लस का चलेगा। R वाला जो हिस्सा है दोस्तों
जिसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं? एल्काइल समूह। ठीक है। दूसरा COO माइनस वाला हिस्सा है। ठीक है, जिसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे पहले ये समझो R वाला हिस्सा जो एल्काइल समूह है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल विरागी। जल विरागी, इसको एक और नाम देते हैं पोलर, यानी कि ध्रुवीय हिस्सा। अब इस RCOO माइनस के अंदर जो R वाला हिस्सा उसको तो अपन ने क्या कहा? ध्रुवीय हिस्सा कहा, पोलर कहा, जल विरागी कहा, या फिर हाइड्रोफोबिक कहा। ठीक है, फोबिया मतलब डर, हाइड्रो मतलब जल, जो जल से दूर जाए। तो जो जल से दूर जाएगा वो जल में तो घुलेगा नहीं, वो किस में घुलेगा? ये क्या करता है दोस्तों? डस्ट को, या फिर मैं कहूँ डर्ट को, या मैं कहूँ ऑयल को, इनको अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा COO माइनस वाला है, इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन पोलर या फिर अध्रुवीय हिस्सा, या फिर ऋणात्मक हिस्सा, या फिर एक इंपॉर्टेंट नाम है हाइड्रोफिलिक, यानी कि जल रागी। जो जल में क्या हो? ये जल में होता है दोस्तों विलय। तो जो जल में घुल रहा है वो COO वाला हिस्सा है, और R वाला जो हिस्सा है वो किस में घुल रहा है? गंदगी के अंदर। अब साबुन की जो सफाई प्रक्रिया है वो क्या है दोस्तों? मान लो आपके पास दोस्तों ये कोई क्या है? डस्ट है या डर्ट है या फिर ऑयल है। ठीक है। अब साबुन के हिस्से के दो भाग थे, एल्काइल समूह R वाला जो जल विरागी था, जो जल में नहीं घुलता था। तो जो जल में नहीं घुलता वो किसको पकड़ता था? वो तेल को पकड़ता था। तो कुछ इस प्रकार से पूछनुमा। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, जो R वाला हिस्सा है ना दोस्तों, इसको अपन क्या कहते हैं? पूंछ वाला हिस्सा। क्या कहते हैं? सॉरी, हाँ, इसको बोलते हैं अपन टेल, यानी कि पूंछ। इसको अपन क्या बोलते हैं? हेड, यानी कि सिर। ठीक है। अब क्या होता है इस डस्ट के अंदर, जो कौन सा हिस्सा इससे चिपकेगा बताओ? मैंने कहा जल के अंदर कौन सा हिस्सा घुलता है? R वाला। तो यहाँ पे R होगा, और ये इस प्रकार से बहुत सारे R आकर के इसके पास चिपक जाएंगे, क्योंकि R की तरफ अट्रैक्ट कौन होता है? डस्ट। ठीक है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, सॉरी ये R है, ये R है। ठीक है। तो और जो दूसरा हिस्सा होगा भाई, पानी के अंदर ऑयल के पास कौन चिपकेगा जाकर के? जो जल विरागी समूह होगा, जो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इधर कौन से समूह होंगे? COO माइनस वाला हिस्सा होगा। ठीक है, कम पड़ रहा तो यहाँ और लगा दो, ये लो। ठीक है, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कौन सा है? ये है जल रागी, यानी कि हाइड्रोफिलिक। ये होता है जल विरागी, यानी कि हाइड्रोफोबिक। ठीक है। और इस प्रकार की एक संरचना बनाते हैं। इस पूरी संरचना को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? बताओ ज़रा, आप बताओ, इस पूरी संरचना को अपन क्या कहते हैं? जो झाग होता है वो यही झाग है दोस्तों, ये झाग का एक हिस्सा है। इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपन कहते हैं झाग, या फिर मिशेल। मिशेल की स्पेलिंग आएगी MISCHELL, MISCHELL, मिशेल। ठीक है, ये थी कहानी। अब एग्जाम में क्वेश्चन तो दोस्तों चाहे कैसा भी पूछ ले, अब आपसे एग्जाम में ये डायग्राम दे दे, इसको A नाम दे दे, इसको B नाम दे दे, तो पूछेगा बताओ A और B क्या क्या है? A जल रागी है, B जल विरागी है, A जल विरागी है, B जल रागी है, A और B दोनों जल रागी है, A और B दोनों जल विरागी है। चाहे जैसा प्रश्न पूछे, क्या आप जवाब नहीं दे पाओगे? मुझे ये बताओ, नहीं दे पाओगे?
इनमें से कौन सा धनायन है ए और बी में से? बता दोगे साहब। जो आर है जो ऑयल की और अट्रैक्ट है वो धनायन है, जो पानी के अंदर घुल रहा है वो ऋणायन है। सिंपल सी कहानी है। अब पूछ ले मिसेल क्या होता है, तो आप कहोगे कपड़े धोने के साबुन के झाग को ही क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। अब दोस्तों ये तो थी सिंपल साबुन की बातें। अब कई बार आपके पास 2-3 प्रकार के साबुन और आते हैं। नहाने का साबुन आपको पता है RCOOK वाले होते हैं। कपड़े धोने के साबुन आपको पता है RCOONA वाले होते हैं। एक साबुन और होता है जिसको बोलते हैं दोस्तों पारदर्शी साबुन। कौन सा साबुन? पारदर्शी साबुन। इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ज़्यादा कुछ डीप में नहीं जाना आपको इसके बारे में, कि पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पारदर्शी साबुन बनाने के लिए एक तो होता है ग्लिसरॉल का प्रयोग और एक होता है कौन सा? अल्कोहल का प्रयोग। इसमें जो ग्लिसरॉल होता है वो क्या काम करता है? ये पारदर्शक हिस्सा होता है। क्या होता है? और ये जो अल्कोहल होता है इसी की गंध होती है उसके अंदर। ठीक है, तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरॉल और अल्कोहल का, और अल्कोहल में भी कौन सी अल्कोहल दोस्तों? इथेनॉल, इसका प्रयोग किया जाता है। बस यही थी। दोस्तों साबुन वाली कहानी आपको समझ में आ गई हो तो हल्की सी बात करेंगे अपन डिटर्जेंट की। किसकी दोस्तों? बात करते हैं किसकी अपन? डिटर्जेंट की, जिसको आप क्या बोलते हो दोस्तों? अपमार्जक कहते हो। डिटर्जेंट क्या होते हैं साथियों? सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना इसके बारे में, बहुत कुछ नहीं पूछता। ये भी लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनेट क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनेट। बस ये लिख लो तुम तो, या फिर अमोनियम भी लिख लो। अमोनियम के लवण होते हैं कौन? डिटर्जेंट। सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है इनका, जो फॉर्मूला है दोस्तों वो होता है RSO3H। ये डिटर्जेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरी बात, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि साबुन कठोर जल के साथ कठोर जल में झाग या फिर फोम या फिर मिसेल नहीं बनाता, लेकिन डिटर्जेंट बना देता है। क्यों? आंसर बताओगे कि कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जो कठोर जल से क्रिया करके अघुलनशील लवण बना लेते हैं, जबकि सल्फोनेट जो है, जो डिटर्जेंट के अंदर पाए जाते हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से क्रिया नहीं करते और अघुलनशील पदार्थ का निर्माण नहीं करते और आसानी से क्या बना देते हैं? फोम बना देते हैं। इतना था साबुन और अपमार्जक। दोस्तों बताना क्लास कैसी लगी और क्या कमी थी, क्या सुधार कर सकते हैं, और कुछ छूट गया हो तो बताना, ज़रूर बताएंगे।